हम मियाँ बीवी में शादी के बाद बेइंतहा मोहब्बत थी। फिर हमारे 2 बच्चे हो गए, घर के अखराजात बढ़ गए और वो मोहब्बत कब एक नोक झोंक में बदल गई पता ही न चला था। मैं हर छोटी छोटी बात पर शोहर को टोकती या लड़ती रहती। फिर हमारा रिश्ता इतना ख़राब हो गया कि बात तलाक तक आ गई। तलाक की सारी शराइत पूरी हो चुकी थी। शोहर ने कहा, तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हो, जाते जाते मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, इसे पूरा कर दो। मैंने भी हामी भर ली। जब शोहर ने आखिरी ख्वाहिश बताई तो मेरे जिस्म से जान निकल गई थी, क्योंकि हर तरफ फूल की पत्तियां बिखरी हुई थी, कैंडल्स जल रही थी। कमरे की तैयारी पर एक फाइनल नज़र डालते हुए मैंने आगे बढ़कर कमरे की लाइट्स बुझा दी। अब सिर्फ मोमबत्तियां जल रही थी और पूरे कमरे का माहौल बहुत खूबसूरत लग रहा था। पूरे कमरे को सजाने के लिए बहुत मेहनत की गई थी, जो कि वकास की मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत थी। मुझे अपने इस्तकबाल की इतनी तैयारियां देखकर बहुत अच्छा लगा था। मेरा दिल धड़क रहा था। अजीब सी बेचैनी और घबराहट थी जो मेरे पूरे वजूद का अहाता किए हुए थी। लेकिन ये बेचैनी बहुत ही मीठी सी थी। मेरे पूरे वजूद पर एक अलग ही किस्म का सुरूर छा रहा था। मैं खूबसूरत दुल्हनों के लिबास में बैठी अपने शोहर का इंतज़ार कर रही थी। मुझ पर टूट कर रूप आया था। मैं वैसे तो इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन आज मुझे अपने चेहरे की तरफ देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं ही हूँ। मैंने बहुत हल्का सा मेकअप करवाया था। ये शायद शर्मो हया की सुर्खी थी और अंदरूनी खुशी थी जो मेरे चेहरे को इस कदर हुस्न बख्श रही थी। वकास का तस्वर करते हुए मेरे गाल गर्म हो रहे थे। तभी कमरे में किसी की आहट महसूस हुई। मैं सीधी होकर बैठी। मेरा दिल जैसे पसलियां तोड़ा कर बाहर आने को बेताब हो गया था। वकास धीरे से चलते हुए मेरे करीब आकर बेड पर बैठ गए और खंघारते हुए मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब आवाज़ देने की बहुत कोशिश की, लेकिन आवाज़ मेरे हलक से नहीं निकली, इसलिए मैंने सर हिला दिया था। वकास ने साइड टेबल की दराज खोली और इसमें से एक डब्बी निकालकर मेरा घूंघट उठा दिया। मेरी आंखें शर्म से झुक गई। वकास मेरी तरफ देख रहे थे। इनका इस तरह से मेरी तरफ देखना मुझे पिघलाता जा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं फ़ौरन वकास के सीने से लग जाऊं और ख़ुद को इसकी पनाहों में छुपा दूं। वकास ने मेरा हाथ पकड़ा और एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट मेरी कलाई में की जीनत बना दिया था। ये ब्रेसलेट मेरी गोरी कलाई पर खूब जच रहा था। चंद एक रस्मी बातें करने के बाद मुझे कहा, देखो नीलम, मुझे कभी भी पहली नज़र की मोहब्बत पर यकीन नहीं आया, लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ, जिसके नसीब में तुम जैसी खूबसूरत और शर्मो हया वाली बीवी लिख दी गई है। तुम्हारी शर्मो हया तुम्हारे चेहरे से आया हो रही है और मुझे अपनी माँ का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि तुम आइंदा भी मुझे मायूस नहीं करोगी और मेरे लिए इसी तरह से खूबसूरत रहोगी। मैंने मुस्कुराते हुए सर हिलाया तो वकास ने मोहब्बत भरी नज़रों से मुझे देखा था। मुझे अपनी किस्मत पर रक्श आने लगा। ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात थी। इस रात की सुबह भी बहुत हसीन हुई थी। मैं आईने के सामने बैठी अपने बाल बना रही थी और अपनी दोस्त नताशा की बातें याद कर रही थी, जिसका कहना था कि लव मैरिज के बगैर शादीशुदा ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाते, एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। जबकि लव मैरिज का ये फ़ायदा है कि इंसान एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानता है और शादी की पहली रात लव मैरिज में ही सबसे ज़्यादा हसीन होती है। अरेंज मैरिज के मतलब मुझे बहुत से खदशात लाहक थे, लेकिन मैं अपने माँ बाप की रजामंदी को सबसे अव्वलीन तरजीह देती थी और अरेंज मैरिज के मतलब मेरे जहन में जो खदशात भरे हुए थे, इनका आज खात्मा हो गया था। मुझे मालूम हो गया था कि अगर हम सफ़र आपका ख्याल करने वाला हो तो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों में ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजरती है, जैसे मेरी ज़िंदगी बेहद खुशगवार गुजर रही थी। आने वाले दिनों में विकास के रवैये ने मेरे तमाम खदशात को गलत साबित कर दिया और मुझ पर यह वाज़ह कर दिया कि मेरी माँ का फ़ैसला मेरे लिए कितना बेहतरीन था। खुद वकास ने मुझसे यही कहा था कि शादी से पहले इन्हें भी मेरे मुतल्लक बेहद वहम सताते थे। वो यही सोचते थे कि अरेंज मैरिज में न जाने खुश रहेंगे या नहीं, लेकिन वो अब बेहद खुश हैं और अपनी माँ का भी अक्सर शुक्रिया अदा करते हैं
इनकी माँ इन्हें दवाएं देते नहीं थकती थी। घर में वकास और वकास की अम्मी रहते थे। वकास की देखा देखा मैं भी अपनी सास को अम्मी ही कहने लगी थी। वकास ने मेरे तमाम रिश्तों को अपनाया था, तो मैं कैसे इसके किसी रिश्ते को ना अपनाती। ये एक छोटी सी फैमिली थी। वकास सुबह काम पर जाते और दोपहर का खाना खाने आते और फिर शाम को घर वापस आते। घर के चंद एक काम निपटा कर पूरा दिन फारग होती और खुद पर तवज्जो देती रहती थी, बनती संवरती रहती। मुझे वकास के लिए तैयार होना बेहद अच्छा लगता था और वो भी मुझे अपने लिए सजा संवरा देखकर बहुत खुश होते थे। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मेरा रंग रूप वैसे ही निखरता जा रहा था। मैं अपने मेके भी जाती तो जल्द ही वापस लौट आती, क्योंकि मुझे वकास और अम्मी की फिक्र सताती रहती थी। अम्मी अब बीमार रहने लगी थी। मैं इन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वक्त गुजरता गया और मेरी शादी को तकरीबन 7 महीने गुजर चुके थे। मैं मुकम्मल तौर पर वकास के रंग में रंग चुकी थी। 7 महीने बाद मेरे यहाँ खुशखबरी आई तो मेरे पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। मैं अब माँ मरने जा रही थी। वकास और अम्मी बेहद खुश थे। वकास मेरा ख्याल रखते थे। उन्होंने मेरे लिए एक नौकरानी का इंतज़ाम कर दिया था। फिर 9 माह बाद मेरे यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई। इस वक्त हम सब बहुत खुश थे, लेकिन बेटे की पैदाइश के 2 महीने बाद हमें एक झटका लगा, जब वकास को कारोबार में काफ़ी नुकसान हो गया और हमारे माली हालात ख़राब होने लगे। लेकिन मुझे किफ़ायती शहारी की आदत थी। मैंने अच्छी खासी बचत कर रखी थी जो हमारे काम आने लगी। इस तरह हमारा गुजर बसर होने लगा। आमदनी पहले जितनी नहीं थी, लेकिन गुजारा होने लगा। फिर बड़े बेटे के ठीक 1 साल बाद मेरे छोटे बेटे की पैदाइश हुई। इस बार भी वकास बेहद खुश थे, लेकिन मैंने खुद को बच्चों में मसरूफ़ कर लिया था। फिर हम दोनों के बीच में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि हम दोनों के दरमियान हर वक्त लड़ाई झगड़े होने लगे। मेरी सास मुझे देखकर परेशान होती थी, क्योंकि मेरी और वकास की लड़ाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कभी ऐसा नहीं होता था कि हम दोनों अच्छे मूड में होते। हमारा किसी न किसी बात पर हंगामा हुआ ही रहता था, जिसकी वजह से हमारे बच्चे सहम जाते थे और बड़ा बेटा तो नफसियाती सा होने लगा था। और फिर एक दिन हम दोनों ने ये तय पाया कि हम दोनों अलग हो जाएंगे। इसी में दोनों की बहलाई है। बच्चे हमें लड़ते देखकर परेशान होते थे। घर का माहौल हर वक्त खिंचीदा रहता था। हमारी अपनी जहनी सेहत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं हाई ब्लड प्रेशर जैसे मर्ज में मुब्तला हो चुकी थी। मुझे वकास की फरमाइश सुनकर गुस्सा आता था। वो कभी मुझे कुछ कहता और कभी कुछ। जब मैं किसी सूरत इसकी बातें नहीं मान सकती थी, इसमें हम दोनों का ही नुकसान था और यही चीज़ हमारी लड़ाई का आगाज़ का बायस बनती थी। ऐसा नहीं था कि इसकी फरमाइश पूरी नहीं करती थी। बात यह थी कि अब पहले की तरह इसकी फरमाइश मैं पूरी नहीं कर पाती थी। अब हमारे बच्चे थे जिनके जहन इन चीज़ों को समझने लगे थे। अब हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत थी, मगर इसे मेरी बातें समझ में नहीं आती थी। तलाक के तमाम ज़रूरी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। मेरे और वकास के कमरे अलहदा हो चुके थे। मेरा हक महर जो वकास के ज़िम्मे वाजिब था वो इसने अदा कर दिया था, जो कि अच्छी खासी रकम थी। मैं इससे ये रकम भी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन इसने मेरा हक है, ये बोलते हुए मेरे हाथ में वो रकम थमा दी थी। 3 दिन बाद अदालत में पेशी थी और इसके बाद हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाने थे। जब एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी और वकास मेरे कमरे में आए, इनकी बिखरी हालत देखकर मुझे इन पर बहुत तरस आया। अपनी लड़ाई में मैंने इनकी सेहत पर ध्यान ही नहीं दिया था। इनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी और वो भी हद कमज़ोर हो गए थे। अपनी उम्र से कई गुना बड़े दिखने लगे थे। एक लम्हे के लिए मेरा दिल किया कि उठूं और भागकर वकास के सीने से लग जाऊं। ये वो शख्स था जिसने अपनी ज़िंदगी के कीमती 6 साल मुझे दिए थे। शादी के शुरू के दिनों में इसकी दी गई मोहब्बतों में कि मैं मकरूज़ हो चुकी थी। मेरे दिल में यही जंग छिड़ी थी कि ये सभी लड़ाई झगड़ों को भूल जाऊं, मगर इसकी फरमाइशें याद आने पर मेरा दिल एक बार फिर से बुरा हो गया और मैंने इनसे पूछा कि क्या बात है, आप मेरे कमरे में इस वक्त क्यों आए हैं? अलग अलग कमरों में रहने के बाद शायद हमारे दिल भी अलग अलग हो चुके थे। सच कहते हैं मियाँ और बीवी में कुर्बतें बहुत ज़रूरी होती हैं, वरना मोहब्बत से पहले जैसी चाशनी बरकरार नहीं रहती। ये वही वकास थे जिसको ज़रा सी चोट लगती थी और मेरी जान पर बन जाती थी। पूरी पूरी रात मैं इसके सराहने बैठकर गुजार दिया करती थी और आज इसकी ऐसी बिखरी हुई हालत देखकर भी मेरे दिल में कोई तरस नहीं आया था। वकास मेरे सामने आकर बिल्कुल मेरे करीब होकर बैठ गए।
जैसे शादी की पहली रात बैठे थे। मेरे दिल को कुछ हुआ, लेकिन मैंने अपने दिल को काबू पा लिया और इनकी तरफ देखने लगी। जब उन्होंने बोलना शुरू किया, इनकी बात सुनकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था। इनकी बेतुकी बात सुनकर मैं टुकर टुकर इनकी तरफ देख रही थी। अब जब हम दोनों को तलाक होने वाली थी, तो इनकी ऐसी फरमाइशों का क्या मतलब था? मैं समझने की कोशिश कर रही थी और वो मुस्कुरा कर बोले, क्या मैंने इतनी मुश्किल फरमाइश कर दिया? क्या तुम इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरा नहीं कर सकती? चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ये कहते हुए वो उठकर जाने लगे। जब अचानक मैंने उठकर इनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि जाने से पहले मैं आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ था और इसका अंजाम भी अच्छा ही होना चाहिए। मेरी बात सुनकर न जाने क्यों वकास के होंठों पर एक ज़ख्मी मुस्कुराहट आई थी। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गए और मेरी नज़रों ने तब तक इसका पीछा किया जब तक इसने जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं कर लिया। मैं भी वापस पलट आई और अपने दोनों बच्चों के करीब बैठ गई। वो दोनों मीठी नींद सो रहे थे। हम दोनों की तलाक इनके लिए न जाने कौन कौन से मसाइल लेकर आने वाली थी। पता नहीं इनके मासूम दिल ये सदमा कबूल भी कर पाते हैं या नहीं, लेकिन घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े के माहौल से यही बेहतर था कि हम दोनों को अलहदगी हो जानी चाहिए। मेरा ज़हन अचानक वकास की आखिरी फरमाइश की तरफ चला गया और मेरी रूह लरज़ उठी। मैंने इसकी ख्वाहिश पूरी करने की हामी तो भर ली थी, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वकास ने मेरे गले में फांसी का फंदा डाल दिया हो, और वाकई वकास की ये ख्वाहिश मेरे लिए फंदा साबित हुई थी। एक ऐसा फंदा जिसने मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया था। आज मैं वकास की फरमाइश पूरी करने वाली थी। इसने मुझे एक शापर दिया था और मैं इसे लेकर चुपचाप अपने कमरे में चली आई थी। ये शाम का वक्त था। मैंने बच्चों को आज इनकी नानी की तरफ भेज दिया था, क्योंकि मैं बच्चों के सामने वकास की किसी भी ओट पटांग हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये बात मुतवक्का थी कि शायद मेरा और इसका आज फिर कोई झगड़ा हो जाए, इसलिए मैंने अम्मी को भी नींद की दवा देकर सला दिया था। ये घर मुझे बहुत अजीज़ था। मैंने इसे हमेशा हर चीज़ से ऊपर रखा था। बहुत प्यार से इसकी हर एक चीज़ को सजाया था। बहुत सारे खूबसूरत लम्हे इस घर में बिताए थे। न जाने क्यों मेरी आंखों में पानी आ रहा था। 3 दिन बाद मैं हमेशा के लिए इस घर से चली जाने वाली थी। न जाने क्यों मेरा जहन अभी तक इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा था। मैं जितना खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, इतना ही टूट फूट का शिकार हो रही थी। मुझे अपने और वकास की लड़ाइयाँ याद आ रही थी। मुझे आज भी याद था जब वकास ने पहली बार मुझ पर गुस्सा किया। इस दिन हमारी एनिवर्सरी थी, लेकिन इस दिन अम्मा जी की तबीयत बेहद ख़राब थी। इनकी इजाज़त के लिए घर में आने जाने वालों का सारा दिन रश लगा रहा था। मुझे शाम के वक्त ही फुर्सत के कुछ लम्हात मुयस्सर आए थे। तब मैं आराम करने की गर्ज से लेट गई थी जब वकास ने इस दिन मुझे अपने लिए अच्छा सा तैयार होने को कहा था। मैं कुछ देर आराम करने के बाद तैयार होने के लिए उठी तो मेरे बड़े बेटे ने रोना शुरू कर दिया। इस वक्त मैं हामला थी। मेरे छोटे बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। मैं वैसे ही सारा दिन थकावट का शिकार रहती थी। मैं अपने बेटे को चुप कराने के लिए बैठी तो एक बार फिर से मुझे नींद आने लगी और हर बात मेरे जहन से निकल गई। खाना मैंने दोपहर में ही तैयार कर लिया था और किचन में ढांप के रखा हुआ था। अम्मा जो को देख कर आई तो वो भी सो रही थी। बच्चे को सुलाते सुलाते कब मैं नींद की वादी में उतर गई, मुझे खुद भी इस बात का एहसास ही ना हुआ। और जब मैं जागी तो तकरीबन रात के 2 बज चुके थे और वकास मेरे बराबर में सो रहे थे। मुझे खुद पर जी भर कर गुस्सा आया और वकास ने मुझे इतने प्यार से अपने लिए तैयार होने को कहा था और मैं जल्दी से उठी और वकास को जगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गुस्से में रुख बदल लिया। मुझसे सीने की स्मेल आ रही थी। मैंने इन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी हालत पर तवज्जो ना दी। वो गुस्सा करते हुए सो गए और सुबह उठकर उन्होंने मेरे साथ खूब झगड़ा किया। इनका कहना था कि सारी दुनिया की औरतें घर और बच्चे संभालती हैं, फिर तुमने क्यों नहीं संभाला जा रहा? वो भी तो औरतें हैं जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, सारा दिन गधे घोड़ों की तरह काम करती हैं, इसके बावजूद रात को अपने शोहरों के लिए सज संवर कर बैठती हैं। वकास की इन बातों ने मेरा दिल बहुत दुखाया था। मुझे इनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया था। मैंने इनसे कहा कि सारा दिन अम्मा की इजाज़त के लिए आने जाने वालों का रश लगा रहा था। मैं कब खुद पर तवज्जो दे सकती थी? मेरी इस बात पर वकास बिगड़ गए और उन्होंने कहा कि अब मुझे अपने इनकी माँ से भी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। हालांकि मैंने एक जनरल से बात की थी। फिर यहीं से हमारे झगड़े की शुरुआत हुई।
इस दिन मैं ज़्यादातर सुनती ही रही थी और वकास मुझ पर चीखते चिल्लाते रहे थे। मगर फिर से एक दिन का वाक़या ना रहा। अक्सर औकात यही कुछ होने लगा। एक तो प्रेगनेंसी की वजह से मेरी तबीयत ख़राब होती थी, दूसरा माँ जी को भी संभालना होता था, बड़े बेटे को भी संभालना होता था जो कि अभी खुद भी तवज्जो का मोहताज था। मैं सारा दिन मसरूफ़ रहती और शाम को वकास आकर जैसे ही मेरी हालत देखता इसका मूड ख़राब हो जाता। कभी कभार तो मुझे वक्त मिल जाता, मैं शाम को शावर लेकर इसके लिए तैयार हो जाती थी। लेकिन तब इसे मेरे कपड़ों से मसला होता कि मैंने पुराने कपड़े क्यों पहन रखे हैं। वो चाहता था कि शादी के शुरू के दिनों में जैसे मैंने नए नए जोड़े पहनती थी इसी तरह से पहनकर इसके लिए तैयार हुआ करूं, जो कि अब मुमकिन नहीं रहा था। एक तो वकास की आमदनी कुछ कम हो चुकी थी, इसलिए मैं बचत से काम ले रही थी। अम्मा जी की दवाओं का खर्च अलग से था, लेकिन वकास को सब कुछ पहले की तरह चाहिए था। वो चाहते थे कि मैं सब कुछ पहले की तरह मैनेज करूं, जो कि मेरे बस में नहीं रहा था। मैं घर को बहुत अच्छे तरीके से चला रही थी, लेकिन अब अपने लिए ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर सकती थी। यही बात वकास को गुस्सा दिलाया करती थी। मैं इसे समझा समझा कर आजुज़ हो गई थी और इस तरह हम दोनों में दूरियां बढ़ गई थी। इसे मेरी कदर नहीं थी। हालांकि कोई और होता तो वो खुश होता कि इसकी बीवी इस कदर बचत करने वाली है, जो नई नई फरमाइशें करने के बजाय नए जूतों और कपड़ों के लिए मना कर देती है। जबकि वकास का ख्याल था कि मैं नाशुक्री करती हूँ और इसे इस बात का एहसास दिलाती हूँ कि अब वो पहले की तरह नहीं कमाता। हम दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की थी, ना ही एक दूसरे के सामने अपना मौक़िफ़ रखा था। अगर हम इस बात को समझ लेते कि हम दोनों एक दूसरे के साथ इस कदर लड़ाई में क्यों मगन रहते हैं, तो शायद हम दोनों के बीच में तलाक की नौबत नहीं आई होती। बहरहाल अब इन तमाम बातों का वक्त गुजर चुका था। मैंने अपनी आंखों से आए आंसू को साफ किया और जब शापर को खोला तो इसमें रेड कलर की साड़ी थी, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। वकास का मुझे ये साड़ी देने का मतलब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन वो अब मुझे साड़ी क्यों दे रहा है, वजह मैं नहीं जानती थी। अब जब हमारी तलाक होने वाली है तो इस तरह कुर्बतें बढ़ाने का क्या मतलब था। खैर, मैंने जब आखिरी बार इसकी ख्वाहिश पूरी करने का इरादा कर ही लिया था तो अब पीछे नहीं हट सकती थी, इसलिए चुपचाप साड़ी उठाकर वॉशरूम में चली गई। मेरी स्किन बहुत रफ़ हो रही थी, इसलिए मैंने कुछ स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे। अरसे बाद ऐसा हुआ था कि मैं खुद पर तवज्जो दे रही थी, खुद को गौर से आईने में देख रही थी। वकास का मौक़िफ़ भी मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा था। मैं साड़ी पहनकर खुद को आईने में देख रही थी। भलाशुबा मैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। शादी के शुरू के दिनों की तरह तो नहीं, लेकिन अब भी मैं हसीन थी और ख़ुद पर तवज्जो देती तो पहले की तरह निखर सकती थी। बचत करने के चक्कर में मैंने खुद को जैसे घिरन लगा दिया था। अपने जहन से इन बातों को झटकते हुए मैंने अपने बालों को खुला छोड़ा और हाई हील्स पहनते हुए अपने और वकास के मुश्तरका कमरे की तरफ चली गई। और जैसे ही जाकर दरवाज़ा खोला तो आगे का मंजर ने मुझे पत्थर का बना दिया। हर तरफ फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी, कैंडल्स जल रही थी, लाइट्स को बुझा दिया गया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आगे बढ़ी, जब वकास ने आकर मुझे पीछे से अपने हसार में ले लिया। मैंने आंखें बंद कर ली थी। हम दोनों की वो मोहब्बत जो कहीं खो गई थी अब फिर से दिलों में फूटने लगी थी, और ये सब वकास की वजह से हुआ था। अगले दिन हमारी एनिवर्सरी थी और वकास ने मुझसे यही फरमाइश की थी कि मेरे जाने से पहले वो मेरे साथ अपनी एनिवर्सरी मनाना चाहता है। इसकी ये फरमाइश बहुत अजीब सी थी, लेकिन न जाने क्यों मैं भी इसे पूरा करने के लिए तैयार हो गई थी। शायद मैं भी सुलह की तरफ कोई कदम बढ़ाना चाहती थी और अब बिना कुछ कहे सुने हम एक दूसरे की सारी बातें समझ रहे थे। वकास मेरा हाथ पकड़कर मुझे टेबल के पास ले गए, जहाँ पर एक छोटा सा केक रखा था। मैंने कैंडल जलाई और फिर हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ मोहब्बत से देखते हुए केक काटा था। वकास ने गाना लगा दिया था और मुझे साथ लेकर गाने की धुन पर रक्स करने लगे थे। आज वो मुझे बहुत प्यार से छू रहे थे। हम दोनों एक दूसरे के करीब होने लगे और इतना करीब हुए कि हम दोनों की दूरियां एक बार फिर से ख़त्म हो गईं। वकास ने तलाक को रोकने के लिए मेरी तरफ कदम बढ़ाया था और मेरे साथ आखिरी बार एनिवर्सरी मनाने का बहाना किया था। कुछ मैं भी यही चाहती थी कि हम दोनों की तलाक ना हो। हम दोनों की लड़ाई झगड़ों ने हमें एक दूसरे की अहमियत बता दी थी और तलाक के फ़ैसले पर हम दोनों पर यह बात वाज़ह कर दी थी कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। वकास ने मुझसे वादा किया कि आइंदा भला वजह मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे और हर मुमकिन हद तक मुझे समझने की कोशिश करेंगे, जबकि मैं भी इनसे वादा कर रही थी
کہ میں دوبارہ کوشش کروں گی کہ ان کے مزاج کے مطابق ڈھل سکوں۔ اب ہم دونوں اپنے بچوں کے سہانے مستقبل کے خواب دیکھ رہے تھے اور اس کے لیے پلاننگ بھی کر رہے تھے۔ بے شک رشتوں کی ڈور اتنی کچی نہیں ہوتی کہ ذرا سی بدگمانی کی وجہ سے ٹوٹ جائے۔ ہاں البتہ رشتوں کو بدگمانی سے نکالنے کے لیے انسان کو ذرا سی کوشش تو کرنی پڑتی ہے، اور پھر رشتوں میں سب سے کچھ اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ رشتے وہیں ہوتے ہیں جہاں کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کا ہم سفر بنا کے ہے آپ کی ہر بات سمجھ جائے۔